नमस्कार साथियों। आज हमारी क्लास है डीसी मोटर की भाग 3। इससे पहले हम भाग 2 व भाग 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने डीसी मोटर के प्रकार आदि के बारे में देखा है। इस भाग में हम देखेंगे डीसी मोटर के स्टार्टर के बारे में। अर्थात डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए एक उपकरण की आवश्यकता होती है जिसे हम स्टार्टर कहते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे हम। तो स्टार्टर के नाम से ही आपको पता चल चुका होगा कि स्टार्टर का मतलब स्टार्ट करना होता है। अर्थात डीसी मोटर को जब हम सप्लाई देते हैं, अगर हमने डायरेक्ट सप्लाई दी तो वह स्टार्ट ना होकर वो उसकी वाइंडिंग जल जाती है, और उसकी वाइंडिंग या अर्थात उसकी सुरक्षा करने के लिए हमें स्टार्टर का उपयोग करना पड़ता है। तो स्टार्टर का प्रयोग हम क्यों करते हैं, ये क्या कार्य करता है, इसके बारे में देखते हैं। तो स्टार्टर का कार्य वह है कि जब हम मोटर को सप्लाई देते हैं तो उसका शुरू में बैक ईएमएफ का मान 0 होता है, तथा आर्मेचर का प्रतिरोध मैंने आपको बताया था सबसे कम होता है, वो 1 ओम से भी कम होता है या 1 ओम होता है। तो यदि हम डायरेक्ट सप्लाई उसको देते हैं तो अत्यधिक धारा वहन करता है, तो वह अत्यधिक धारा वहन करने के कारण उसकी वाइंडिंग जल जाती है। तो अधिक धारा से नियंत्रित करने हेतु अधिक धारा को नियंत्रित करने के लिए हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। स्टार्टर के प्रयोग से वो अधिक धारा नहीं ले पाता, धारा नियंत्रित होके जाती है, जिससे हमारी मोटर सुरक्षित रूप से चालू हो जाती है। तो यह मैं लिखता हूँ आपके लिए कि जब हम मोटर को सप्लाई देते हैं मोटर को सप्लाई देते हैं तो आर्मेचर का प्रतिरोध कम तथा ईबी अर्थात बैक ईएमएफ का मान ईबी का मान 0 होने के कारण अत्यधिक धारा वहन करती है या अधिक धारा वहन करती है। वह जो मोटर होती है वह अधिक धारा वहन करती है, जिससे उसकी सुरक्षा हेतु हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो इसका कार्य क्या है? जो शुरुआत में हम सप्लाई देते हैं तो धारा नियंत्रित करने का इसका कार्य है। तो इसका कार्य धारा नियंत्रित करना। अब बात करते हैं इसकी संरचना की, कि स्टार्टर की संरचना किस प्रकार की होती है। तो अब हमने देखा जो स्टार्टर जो होता है वो धारा को नियंत्रित करता है। वो धारा को जो नियंत्रित करता है वो किस प्रकार नियंत्रित की जा सकती है? एक प्रतिरोध द्वारा। तो स्टार्टर भी एक तरह का प्रतिरोध होता है, और वो भी कौन सा? परिवर्तित प्रतिरोध अर्थात चेंजेबल, अर्थात उसको हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो स्टार्टर एक तरह का परिवर्तित प्रतिरोधक है, एक तरह का परिवर्तित प्रतिरोधक है। अब इसका कार्य कैसे करता है ये? तो जैसे जैसे हम गति को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हम प्रतिरोध का मान घटाते जाते हैं, और जब वो मोटर पूर्ण गति प्राप्त कर लेती है तो हम प्रतिरोध का मान 0 कर देते हैं। तो जैसे जैसे मोटर की गति बढ़ती है वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी घटता जाता है।
प्रतिरोध का मान भी घटता है तथा जब मोटर पूर्ण गति प्राप्त कर लेती है तो हम प्रतिरोध का मान 0 कर देते हैं। मोटर पूर्ण गति प्राप्त करने पर प्रतिरोध का मान 0 कर दिया जाता है। प्रतिरोध का मान 0 कर देते हैं। तो इस प्रकार हमारी जो मोटर है वो सुरक्षित रूप से चालू हो जाती है तथा उसमें धारा भी अधिक नहीं जा पाती, जिससे हमारी वाइंडिंग भी सुरक्षित हो जाती है। अब देखते हैं हम स्टार्टर के प्रकारों के बारे में। स्टार्टर के प्रकार। तो स्टार्टर जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार के मैं आपको नाम बताता हूँ। तो पहला है 2 बिंदु स्टार्टर। दूसरा है 3 बिंदु स्टार्टर। 3 बिंदु स्टार्टर। और तीसरा है 4 बिंदु स्टार्टर। 4 बिंदु स्टार्टर। तो ये स्टार्टर के प्रकार हैं। अब इनके बारे में हम विस्तृत एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा 2 बिंदु स्टार्टर। तो 2 बिंदु स्टार्टर का जो उपयोग है वो डीसी सीरीज मोटर के लिए किया जाता है। डीसी सीरीज मोटर हेतु उपयुक्त। सभी जो स्टार्टर है वो अपनी अपनी मोटर के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो 2 बिंदु स्टार्टर जो है वो डीसी सीरीज मोटर के लिए उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी संरचना की। तो इसकी संरचना जो है आपको चित्र में दिख रही होगी। इसमें प्रतिरोधक होते हैं जो एनवीसी को के साथ संयोजित होते हुए आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। इसमें एनवीसी का प्रयोग किया जाता है जो हमें 9 वोल्ट से सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें जब हम सप्लाई देते हैं तो इसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं और ये हमारे संकेतक को जकड़ लेता है, जिससे हमारी मोटर है जो चालू हो जाती है। और यदि इसमें चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं सप्लाई बंद करके, तो वह संकेतक को छोड़ देती है, जिससे हमारी मोटर बंद हो जाती है। अब ये इसकी जो संरचना है वो इस चित्र में आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसके एनवीसी के बारे में। एनवीसी की जो फुल फॉर्म है वो है नो वोल्ट कोयल। नो वोल्ट कोयल ये हमें 9 वोल्ट से सुरक्षा प्रदान करती है। तो जब हम इसमें सप्लाई देते हैं तो इसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं और ये हमारे संकेतक को जकड़ लेती है। जब हम इसमें सप्लाई देते हैं तो इसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं जिससे ये संकेतक को जकड़ लेती है। संकेतक को जकड़ लेती और जैसे ही हम इसमें सप्लाई बंद कर देते हैं तो इसके चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं और ये संकेतक को छोड़ देती है। अब बात करते हैं इसके आगे पॉइंट के बारे में। तो एनवीसी के बारे में तो ये देखा हमने कि ये एनवीसी जो होती है वो 9 वोल्ट से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। अब बात करते हैं इसमें ओएलसी की कि इसमें ओवरलोड की स्थिति नहीं होती। तो इसमें ओवरलोड ओएलसी का प्रयोग नहीं किया जाता। 2 कोयलें होती है जो हमारी सुरक्षा की दृष्टि से उपयोग में ली जाती है। एक एनवीसी होती है और एक ओएलसी होती है। एनवीसी तो 9 वोल्ट से सुरक्षा प्रदान करती है और ओएलसी जो होती है ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करती है। परंतु डीसी सीरीज मोटर में ओवरलोड की स्थिति नहीं होती, इसलिए इसमें ओएलसी का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें ओवरलोड की स्थिति नहीं होती। ओवरलोड की स्थिति नहीं होती
इसलिए OLC का प्रयोग नहीं किया जाता, OLC का यूज़ नहीं किया जाता। अब बात करते हैं इसमें जो प्रतिरोधक होते हैं, जो प्रतिरोधक मैंने आपको चित्र में बताए थे वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। इसमें आर्मेचर श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। इसमें जो प्रतिरोधक होते हैं वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, संयोजित होते हैं। इन स्टार्टर से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि एनवीसी को हम किस क्रम में जोड़ते हैं, ओएलसी को हम किस क्रम में जोड़ते हैं, तथा इसमें जो प्रतिरोधक होते हैं वो किस प्रकार जुड़े होते हैं। तो इसलिए आप इन क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए ऐसे ही समझे कि एनवीसी जो होती है वो फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर के लिए बात कर रहे हैं तो सीरीज और आर्मेचर जो होते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो एनवीसी जो है फील्ड वाइंडिंग के भी श्रेणी क्रम में होती है और आर्मेचर के भी श्रेणी क्रम में होती है। इसमें ओएलसी का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता, तथा प्रतिरोधक जो होते हैं वो फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर के श्रेणी क्रम में ही संयोजित होते हैं। अब देखते हैं हम स्टार्टर का दूसरा प्रकार जो है तीन बिंदु स्टार्टर। तीन बिंदु स्टार्टर का जो प्रयोग है डीसी शंट व कंपाउंड मोटर के लिए किया जाता है। डीसी शंट व डीसी कंपाउंड मोटर हेतु। डीसी कंपाउंड मोटर हेतु तीन बिंदु स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। परंतु यदि स्पेशल तौर पे इसका पूछा जाए तीन बिंदु स्टार्टर का प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है, तो वह डीसी शंट के लिए किया जाता है। क्योंकि तीन बिंदु स्टार्टर जो है वो स्थिर गति के लिए उपयोग किया जाता है और स्थिर गति हमको पता है डीसी शंट की होती है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि इसका प्रयोग स्थिर गति के लिए किया जाता है। स्थिर गति हेतु उपयुक्त। अब बात करते हैं इसकी संरचना की। तो संरचना का जो चित्र है आपको इसमें दिख रहा होगा, इसमें भी प्रतिरोधक उसी प्रकार जुड़े होते हैं, परंतु इसमें तीन तार निकले होते हैं, इसलिए इसे तीन बिंदु स्टार्टर कहते हैं। अब बात करें इसमें एनवीसी का प्रयोग किया जाता है फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, और इसमें ओवरलोड की स्थिति होने के कारण इसमें ओएलसी का भी प्रयोग किया जाता है। अब इसके पॉइंट्स की बात करें तो इसमें एनवीसी का प्रयोग फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में करते हैं। एनवीसी का प्रयोग फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में करते हैं। तथा इसमें ओवरलोड की स्थिति होती है, इसलिए ओएलसी का भी प्रयोग किया जाता है। ओवरलोड की स्थिति होने के कारण ओएलसी का भी प्रयोग करते हैं, ओएलसी का प्रयोग करते हैं। और ओएलसी को हम किस प्रकार जोड़ते हैं, तो ओएलसी जो होती है अर्थात ओवरलोड कोयल, वो सप्लाई के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। ओएलसी सप्लाई के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। तो ये हमारी इसमें ओवरलोड की स्थिति होने के कारण ये सप्लाई के श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं इसको, जिससे हमारी ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करती है ओएलसी। अब बात करें इसमें एक दोष पाया जाता है, तीन बिंदु स्टार्टर में एक दोष पाया जाता है जिसे हम ट्रिपिंग दोष कहते हैं। ट्रिपिंग दोष अर्थात जब हम एनवीसी में सप्लाई देते हैं तो इसमें जो एनवीसी में जो धारा का मान है वो घटता जाता है और शंट फील्ड का जो मान है वो बढ़ता हुआ जाता है, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स कम बनता है और हमारी जो मोटर है वो बार बार ट्रिप कर जाती है। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम
4 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो यही पॉइंट है कि जो हम 4 बिंदु स्टार्टर का जो प्रयोग है वो क्यों करते हैं। तो 3 बिंदु स्टार्टर के ट्रिपिंग दोष को दूर करने के लिए हम 4 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ हम 4 बिंदु स्टार्टर के बारे में भी देखते हैं। जो तीसरा प्रकार है हमारा 4 बिंदु स्टार्टर। तो 4 बिंदु स्टार्टर का जो प्रयोग है हम 3 बिंदु स्टार्टर के दोष ट्रिपिंग दोष को दूर करने के लिए उपयोग करते हैं। इसका उपयोग 3 बिंदु स्टार्टर के ट्रिपिंग दोष को दूर करने के लिए करते हैं। ट्रिपिंग दोष को दूर करने के लिए करते हैं। इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है, इसमें मोटर में जो इसमें फील्ड वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं हम, तो फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो समांतर क्रम में हम प्रतिरोधक को जोड़ देते हैं। इसमें जो 4 बिंदु स्टार्टर जो होता है उसमें फील्ड वाइंडिंग के समांतर क्रम में हम एक प्रतिरोधक जोड़ देते हैं, जिससे ट्रिपिंग दोष दूर हो जाता है। इसमें फील्ड वाइंडिंग के समांतर क्रम में, किस क्रम में, समांतर क्रम में प्रतिरोधक जोड़ देते हैं। प्रतिरोधक जोड़ देते हैं जिससे हमारा 3 बिंदु स्टार्टर का जो ट्रिपिंग दोष है वो दूर हो जाता है। इसकी जो संरचना है आपको इस चित्र में दिख रही होगी। इसमें 4 तार निकले होते हैं, इसलिए हम इसे 4 बिंदु स्टार्टर कहते हैं। इसकी संरचना में भी लगभग 3 बिंदु और 2 बिंदु स्टार्टर के समान ही होती है, परंतु इसमें 4 बिंदु निकले होते हैं, तो ये 4 बिंदु स्टार्टर कहलाता है। 4 बिंदु स्टार्टर का जो उपयोग है मुख्यतः डीसी शंट व डीसी कंपाउंड मोटर के लिए ही किया जाता है। तो इसका उपयोग डीसी शंट व डीसी कंपाउंड मोटर के लिए करते हैं। डीसी कंपाउंड मोटर के लिए करते हैं। परंतु यदि आपसे पूछा जाए 4 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग जो मुख्यतः किस मोटर के लिए किया जाता है, तो वह है कंपाउंड मोटर। तो स्पेशल जो यूज है इसका कंपाउंड मोटर के लिए ही किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे डीसी मोटर का गति नियंत्रण, अर्थात स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर का गति नियंत्रण। तो डीसी मोटर की जो गति नियंत्रण है हम इस सूत्र के अनुसार पढ़ेंगे, एन समानुपाती EB/φ, जो मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि ये बहुत काम आएगा आपके इस चैप्टर में, ये वाला संबंध। गति जो होती है वो बैक ईएमएफ तथा चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करती है। अर्थात जब हम EB का मान बढ़ाते हैं तो M का मान भी बढ़ता है, तथा चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ाते हैं तो N का मान घटता है, क्योंकि ये व्युत्क्रमणुपाती होते हैं, जबकि EB N के समानुपाती होती है। अर्थात बैक ईएमएफ गति के समानुपाती होता है। अब बात करते हैं हम डीसी शंट और डीसी सीरीज मोटर का गति नियंत्रण पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम एक दो सूत्रों के बारे में पढ़ते हैं जिससे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो डीसी शंट के लिए व डीसी सीरीज के लिए। तो डीसी शंट मोटर जो होती है उसमें मैंने बताया था आपको, जो शंट फील्ड वाइंडिंग में जो धारा जाती है वो एक नियत मान की जाने लग जाने के कारण उसमें जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो नियत हो जाता है। अर्थात इसमें जो फाई होता है वो कांस्टेंट होता है। फाई जो होता है वो नियत हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो गति है वो डायरेक्ट बैक ईएमएफ के ही समानुपाती होती है।
एन जो है वो ओनली बैक ईएमएफ के ही समानुपाती होती है। तो यदि आपको दो मोटरें दे रखी डीसी शंट, तो उसमें यदि आपको एक की मोटर की स्पीड दे रखी है और एक मोटर के बैक ईएमएफ और दूसरे मोटर का भी बैक ईएमएफ दे रखा है, तो आप दूसरी मोटर की गति को निकाल सकते हैं। इस प्रकार निकालेंगे वो N1 बटे N2 बराबर EB1 बटे EB2, अर्थात पहली मोटर की गति और पहली मोटर का बैक ईएमएफ, दूसरी मोटर की गति और दूसरे मोटर का बैक ईएमएफ। तो आपको इन चारों में से एक चीज़ नहीं दे रखी, तो आप तीन चीज़ों के माध्यम से एक चीज़ निकाल सकते हैं। तो ये हमारी डीसी शंट मोटर के लिए। हमने यहाँ फाई का यूज इसलिए नहीं किया है क्योंकि इस डीसी शंट के लिए जो फाई का मान है वो कांस्टेंट हो जाता है, अर्थात नियत हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे फाई का यूज नहीं करते। अब बात करते हैं हम डीसी सीरीज के लिए। तो डीसी सीरीज में जो एन होता है वो ईबी अर्थात बैक ईएमएफ और फाई दोनों के ऊपर समानुपाती होता है, अर्थात इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो भी परिवर्तित होता है और बैक ईएमएफ भी परिवर्तित वाला होता है। तो इसमें जो गति होती है वो बैक ईएमएफ और चुंबकीय फ्लक्स दोनों पर निर्भर करती है। तो इसके लिए जो संबंध निकालेंगे हम इस प्रकार निकालेंगे, N1 बटा N2 बराबर EB1 बटे EB2 इंटू φ2 बटे φ1, अर्थात पहली मोटर की गति बरा और पहले मोटर का बैक ईएमएफ इंटू दूसरे मोटर का चुंबकीय फ्लक्स। इस सूत्र से हम किसी भी मोटर की गति के स्पीड या बैक ईएमएफ या चुंबकीय फ्लक्स का मान निकाल सकते हैं। तो इन दोनों सूत्रों से बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आ चुके हैं, तो इन दोनों सूत्रों को आप ध्यान में रखें। तो ये जो सूत्र हमने इसी संबंध से निकाले हैं, तो आप याद रखें, तो इस संबंध को याद रखें जिससे आप इन सूत्रों को बना सकते हैं। डीसी शंट के लिए आप ध्यान में रखें जो फाई होता है वो कांस्टेंट होता है और डीसी सीरीज के लिए फाई और बैक ईएमएफ जो होता है वो परिवर्तित वाला होता है। अब बात करते हैं हम डीसी शंट व कंपाउंड मोटर के लिए गति नियंत्रण की विधियों के बारे में। डीसी शंट व डीसी कंपाउंड मोटर हेतु गति नियंत्रण विधियां। तो हम डीसी शंट व डीसी कंपाउंड मोटर के लिए गति नियंत्रण विधियां हैं वो दो प्रकार की पढ़ेंगे। पहली है आर्मेचर नियंत्रण विधि और दूसरी है फील्ड नियंत्रण विधि। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे आर्मेचर नियंत्रण विधि के बारे में। तो आपको नाम से स्पष्ट होगा कि आर्मेचर नियंत्रण विधि अर्थात आर्मेचर से संबंधित हम इसमें कुछ चेंज करते हैं जिससे हमारी जो गति है वो नियंत्रित होती है। तो यदि हम इसमें आर्मेचर से संबंधित बात करेंगे तो आपको पता है आर्मेचर जो है वो बैक ईएमएफ से ही संबंध रखेगा, चुंबकीय फ्लक्स से तो फील्ड वाइंडिंग रखती है, और जो हमारी गति होती है हमने पहले पढ़ा है गति जो होती है वो बैक ईएमएफ तथा चुंबकीय फ्लक्स के ऊपर ही निर्भर करती है। तो इसमें जो है हम आर्मेचर के साथ कुछ चेंज करेंगे, तो आर्मेचर जो होता है बैक ईएमएफ से ही संबंध रखता है, अर्थात जैसे जैसे बैक ईएमएफ बढ़ता है हमारी गति भी बढ़ती है, बैक ईएमएफ घटता है तो हमारी गति भी घटती है। तो इसमें हम आर्मेचर के श्रेणी क्रम में परिवर्तित प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। इसमें आर्मेचर के श्रेणी क्रम में आर्मेचर के श्रेणी में परिवर्तित प्रतिरोध जोड़ देते हैं। परिवर्तित प्रतिरोध जोड़ देते हैं। अब वो किस प्रकार जोड़ते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग है, ये हमारा आर्मेचर है। इसमें हमने एक प्रतिरोधक जोड़ दिया है जो कि है एक परिवर्तित प्रतिरोधक है, और ये हम आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं और इसे हम
सप्लाई से संयोजित कर देते हैं, और वो भी डीसी सप्लाई से। अब इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं तो इसमें प्रतिरोध बढ़ेगा, तो इसमें जो धारा जाएगी उसका मान घटेगा, और धारा का मान घटने के कारण बैक ईएमएफ का मान भी घटता है। और बैक ईएमएफ का मान यदि घटेगा तो अब मैंने बताया आपको, जो बैक ईएमएफ होता है वो गति के समानुपाती होता है, तो बैक ईएमएफ का मान घटने के कारण उसकी गति भी घटेगी। तो मैं आपको यहाँ पे ऐसे बताता हूँ कि जैसे जैसे हम प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं हमारी धारा का मान घटता है, तथा धारा का मान घटने के कारण ईबी का अर्थात बैक ईएमएफ का मान भी घटता है। बैक ईएमएफ का मान घटने के कारण हमको पता है एन जो है वो बैक ईएमएफ के समानुपाती तथा फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बैक ईएमएफ का मान घटने के कारण हमारी गति जो है वो भी घटती है, गति भी घटती है। अब ये जो विधि है इसमें केवल गति को हम घटा ही सकते हैं, हम इसमें गति को बढ़ा नहीं सकते, तो ये केवल गति को घटा सकता है। ये केवल गति घटा सकता है। अब बात करें इसके उपयोग की, तो इसका जो उपयोग है वो क्रेन, होइस्ट आदि में किया जाता है। क्रेन, होइस्ट आदि में किया जाता है। दूसरी विधि आती है हमारी डीसी कंपाउंड व डीसी शंट मोटर के लिए, जो आती है फील्ड नियंत्रण विधि। इसमें हम फील्ड से संबंधित बात करेंगे। तो फील्ड जो है वो चुंबकीय फ्लक्स से संबंधित रखता है, और चुंबकीय फ्लक्स जो है गति के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स बढ़ने पर गति घटती है और चुंबकीय फ्लक्स घटने पर गति बढ़ती है। तो इसमें हम फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, वहाँ हमने आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, यहाँ फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी में परिवर्तित प्रतिरोध जोड़ते हैं। परिवर्तित प्रतिरोध जोड़ते हैं जिसके द्वारा हम ये जो मोटर होती है उसकी गति को नियंत्रित करते हैं। तो ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है, शंट फील्ड वाइंडिंग। इसके श्रेणी क्रम में हम परिवर्तित प्रतिरोध को जोड़ते हैं, तो इसके समांतर क्रम में हमारा आर्मेचर, और इसको हम सप्लाई से संयोजित कर देते हैं, और वो भी डीसी सप्लाई, क्योंकि ये हमारी डीसी मोटर है। तो अब जैसे जैसे हम इसमें प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं तो इसमें जो धारा का मान है वो कम होता है, और कम होने के कारण इसमें यदि धारा का मान कम होगा तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी कम बनेगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होने के कारण हमको पता है गति इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जैसे जैसे चुंबकीय फ्लक्स का मान घटेगा वैसे वैसे गति हमारी बढ़ेगी। तो इसमें हम प्रतिरोध बढ़ाने पर आई का मान है वो घटता है, वह आई का मान घटने के कारण हमारी जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका मान भी घटता है, और उसके कारण एन जो है हमारा ई बी अपॉन फाइव पर निर्भर करता है, और फाइव जो है एन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यदि हमारा जो फाइव है वो घटता है तो हमारी गति बढ़ती है। तो ये जो विधि है वो केवल गति को बढ़ा सकती है, ये गति को घटा नहीं सकती। तो ये केवल गति बढ़ा सकती है, बढ़ा सकती। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये केवल गति को बढ़ा सकती है, केवल गति को बढ़ा सकती है, ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो परिवर्तित प्रतिरोध होता है उसमें हम प्रतिरोध को हमेशा बढ़ा सकते हैं, उसमें घटाने के लिए हम प्रतिरोध कभी भी नहीं लगाते। हम उसमें प्रतिरोध चाहते हैं तभी हमने कोई परिवर्तित प्रतिरोध या प्रतिरोध लगाया है, तो इसमें हम प्रतिरोध बढ़ा ही सकते हैं। तो प्रतिरोध बढ़ा ही सकते हैं तो हम इसमें जो धारा का मान है वो कम होता जाएगा, और चुंबकीय फ्लक्स भी कम होता जाएगा, जिससे हमारी गति बढ़ेगी ओनली। इसमें हम धारा ये जो प्रतिरोध है उसमें मान घटो घटा नहीं सकते। तो इस कारण हम ये जो गति है, ये जो विधि है वो केवल गति को बढ़ा सकती है। अब देखते हैं हम डीसी सीरीज मोटर के लिए गति नियंत्रण की विधियों के बारे में।
डीसी सीरीज मोटर हेतु गति नियंत्रण की विधियाँ। तो डीसी सीरीज मोटर के लिए जो गति नियंत्रण की विधियाँ हैं वो 4 प्रकार की हैं। वो कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। तो सबसे पहली जो विधि है वो है आर्मेचर डाइवर्ट विधि। आर्मेचर डाइवर्ट विधि, अब इससे पता पड़ रहा होगा आर्मेचर डाइवर्ट विधि है तो हम इसमें आर्मेचर में कुछ चेंज करते हैं। तो आर्मेचर में चेंज करने के कारण आर्मेचर बैक ईएमएफ से ही संबंध रखता है, तो इसमें बैक ईएमएफ को ही हम कम ज़्यादा करते हैं। तो इसको हम देखते हैं। इसमें हम आर्मेचर के समांतर क्रम में परिवर्तित प्रतिरोध जोड़ते हैं। परिवर्तित प्रतिरोध जोड़ते हैं। तो अब देखते हैं हम इसका परिपथ। तो ये हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, ये हमारा आर्मेचर है। इसको हमने सप्लाई के साथ संयोजित कर दिया। ये हमारा फील्ड वाइंडिंग है और ये हमारा आर्मेचर है। तो इसके समांतर क्रम में हम एक परिवर्तित प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ये हमने समांतर क्रम में परिवर्तित प्रतिरोध जोड़ दिया। अब जैसे जैसे हम प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं तो इसमें जो धारा का मान है वो कम हो जाता है, और धारा का मान जैसे जैसे कम होता है तो इसमें बैक ईएमएफ का मान भी कम होता है। बैक ईएमएफ का मान कम होने के कारण जो हमारी एन है अर्थात गति वो भी कम हो जाती है। अर्थात जैसे जैसे हम प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं वैसे हमें आई का मान घटता है, और इसमें जो बैक ईएमएफ का मान है वो भी घटता है, जिससे हमारी जो गति है वो भी घटती है। तो ये केवल गति को घटा सकता है, या इस विधि में केवल गति हम घटा सकते हैं। तो ये केवल गति घटा सकता है, गति को घटा सकता है। सेकंड जो विधि है वो है फील्ड डाइवर्ट विधि। तो फील्ड वाइड डाइवर्ट विधि का मतलब है हम इसमें फील्ड से लेकर कुछ चेंज करेंगे। तो इसमें हम फील्ड डाइवर्ट विधि में फील्ड वाइंडिंग के समांतर क्रम में परिवर्तित प्रतिरोध को जोड़ते हैं। तो इसमें फील्ड वाइंडिंग के समांतर क्रम में फील्ड वाइंडिंग के समांतर क्रम में परिवर्तित प्रतिरोध जोड़ते हैं। परिवर्तित प्रतिरोध जोड़ते हैं। तो ये हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, ये हमारा आर्मेचर है। इसे हमने डीसी सप्लाई के साथ संयोजित कर दिया, और इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है उसके समांतर क्रम में हम एक परिवर्तित प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। तो ये हमारा परिपथ हो गया इसका। अब जैसे जैसे हम आर का मान बढ़ाते हैं उसमें जो हमारी धारा है वो कम होती जाती है, और कम होने के कारण इसमें चुंबकीय फ्लक्स का मान भी कम हो जाता है, और चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होने के कारण इसमें जो गति है वो बढ़ती है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स और गति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इसमें जैसे जैसे हम आर का मान बढ़ाते हैं आई का मान घटता है, तथा चुंबकीय फ्लक्स का मान भी घटता है, जिसके कारण हमारी गति है वो बढ़ती है। तो इसमें जो हम गति है वो बढ़ा सकते हैं। इसमें गति बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तीसरी जो विधि आती है हमारे पास वो है सप्लाई वोल्टेज विधि। सप्लाई वोल्टेज विधि। तो सप्लाई वोल्टेज विधि एक तरह से हमारी, इसमें क्या होता है, इसमें हम एक परिवर्तित प्रतिरोध है उसको सप्लाई के श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं। अर्थात इसमें
परिवर्तित प्रतिरोध सप्लाई के श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। सप्लाई के श्रेणी में संयोजित करते हैं। अतः इसका जो परिपथ है वो इस प्रकार का रहता है। ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है, ये हमारा आर्मेचर है। इसके हम जो सप्लाई है उसके श्रेणी क्रम में हम परिवर्तित प्रतिरोध जोड़ देते हैं और इसको हम डीसी सप्लाई देते हैं। अब जैसे जैसे हम इसमें जो प्रतिरोध है उसका मान बढ़ाते हैं, हमारी धारा का मान घटता है। धारा का मान घटने के कारण हमारा बैक ईएमएफ भी घटता है। बैक ईएमएफ घटने के कारण हमारी गति भी घटने लग जाती है। जैसे जैसे हम आर का मान बढ़ाते हैं, आई का मान घटता है तथा ईवी का मान भी घटता है और जिसके कारण हमारी जो गति है वो भी घटती है। अब ये जो विधि है वो हमारे घरों में चल रहा है फैन और रेगुलेटर के तरह ही है, क्योंकि जैसे जैसे हम उसमें रेगुलेटर में प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं, हमारे धारा का मान घटता है और बैक ईएमएफ का मान भी घटता है, जिसके कारण हमारी पंखे की जो स्पीड होती है वो भी कम हो जाती है। इस विधि में हम, आपको पता है, घरों में हम पंखे की स्पीड है उसको हम घटा ही सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। तो इस विधि में भी हम स्पीड को घटा सकते हैं। इसमें गति घटा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट विधि है हमारे पास वो है फील्ड टैपिंग विधि। फील्ड टैपिंग विधि, तो इसमें जो होता है फील्ड वाइंडिंग में हम टेपिंग निकाल देते हैं और टेपिंग निकालने से हम उसकी जो जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें हम प्रतिरोध को चेंज करते रहते हैं, जिसके कारण हमारा चुंबकीय फ्लक्स भी चेंज होता है, जिसके बाद हमारी गति भी परिवर्तित होती है। तो इसमें फील्ड वाइंडिंग में टेपिंग निकाल देते हैं या टेपिंग निकालते हैं। टेपिंग निकालते हैं जिससे हम गति को कम व ज़्यादा करते हैं, जिससे गति कम या ज़्यादा करते हैं। तो इसका हम परिपथ देखते हैं। ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है, ये हमारा आर्मेचर है, ये हमारे इसको डीसी सप्लाई के साथ संयोजित कर देते हैं और इसमें हम जो डायरेक्ट सप्लाई ना देखें टेपिंग के तौर पे सप्लाई देते हैं। तो ये हमारा इसका परिपथ, और जैसे जैसे हम इसका प्रतिरोध बढ़ाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स का मान चेंज होता है, जिसके कारण हम गति को कम व ज़्यादा कर देते हैं। और ये जो विधि हमारी मिक्सी में आने वाली यूज वाली विधि है, क्योंकि हम मिक्सी में भी हम उसकी गति को कम व ज़्यादा दोनों तरफ कर देते हैं। तो उसमें वो रोटरी स्विच लगा होता है, जिसके कारण हम गति को कम व ज़्यादा कर लेते हैं और इसी विधि में हम रोटरी स्विच का भी प्रयोग करते हैं। तो इससे हम गति को कम व ज़्यादा कर लेते हैं, जिस कारण हम उसमें फील्ड वाइंडिंग में टेपिंग निकाल के रखते हैं। अब बात करते हैं हम एक अन्य विधि के बारे में जिसका नाम है वार्ड लियोनार्ड विधि। वार्ड लियोनार्ड विधि, ये जो विधि है वो हमारी सभी मोटरों के लिए उपयुक्त होती है, चाहे वो डीसी सीरीज हो, डीसी शंट हो या डीसी कंपाउंड हो। तो ये जो है विधि है, ये विधि सभी मोटरों के लिए है। सभी मोटरों के लिए है। इसमें हम 3 मशीनों का प्रयोग करते हैं। इसमें 3 मशीन प्रयुक्त होती है। 3 मशीन प्रयुक्त होती है। अब वो 3 मशीन कौन कौन सी है? तो वो है, पहली तो हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर, एक डीसी जनरेटर और एक मशीन वो जिसे हम एक मोटर होती है अर्थात जिसे हम नियंत्रित करना चाहते हैं। तो इन दोनों का इन सब का जो कनेक्शन है वो किस प्रकार किया जाता है वो आपको मैं बताता हूँ। तो ये हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर,
इसे हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं। ये हमारी थ्री फेज सप्लाई है और ये हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर है जो एक प्राइम मूवर का कार्य करती है। और प्राइम मूवर किसके लिए? वो है डीसी जनरेटर के लिए। ये हमारा डीसी जनरेटर है। ये हमारा डीसी जनरेटर है। ये एक प्राइम मूवर की तरह कार्य करती है डीसी जनरेटर के लिए। अब बात करते हैं इसमें जो डीसी जनरेटर है, इसका जो आर्मेचर होता है वो हमारी डीसी मोटर जिसे हम नियंत्रित करना चाहते हैं उसके समांतर क्रम में संयोजित होता है। तो ये हमारा आर्मेचर है डीसी मोटर का। तो ये हमारे डीसी जनरेटर के साथ आर्मेचर के साथ समांतर क्रम में संयोजित होता है। और जो इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है हमारी मोटर की, वो अलग से संयोजित होती है सप्लाई के साथ, और वो भी डीसी सप्लाई के साथ संयोजित होती है। डीसी सप्लाई के साथ अलग से संयोजित होती है। तो इस प्रकार हमारे वार्ड लियोनार्ड विधि का कनेक्शन किया जाता है। अब जो आर्मेचर होता है मोटर का, वो हमारे साथ परिवर्तित वोल्टता के साथ संयोजित होता है। अर्थात डीसी जनरेटर हमारे पास वोल्टेज मिलता है और वोल्टेज हमारे पास परिवर्तित होता है। जिस प्रकार हम यदि गति को बढ़ाते हैं तो हमारे पास वोल्टेज अधिक प्राप्त होता है, वोल्टेज गति को घटाते हैं तो वोल्टेज कम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमारा जो आर्मेचर है वो परिवर्तित वोल्टता के साथ संयोजित होता है, जबकि इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो हमारे पास एक स्थिर वोल्टेजता के साथ संयोजित होती है। अर्थात इसे हम एक अलग से सप्लाई दे रहे हैं तो ये हमारे पास स्थिर वोल्टता के साथ संयोजित होती है। बात करते हैं हम वार्ड न्यूलैंड विधि की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो इसके द्वारा हम गति को 0 से लेकर अधिकतम तक तथा अधिकतम से लेकर 0 तक को कैसे भी चेंज कर सकते हैं। इसके द्वारा गति 0 से अधिकतम या अधिकतम से 0 परिवर्तित की जा सकती है। परिवर्तित की जा सकती है। अब इसके द्वारा नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो इसके द्वारा हम गति को दक्षिणावर्त तथा वामावर्त किसी भी प्रकार चला सकते हैं। अर्थात उसे एंटी क्लॉकवाइज भी चला सकते हैं और क्लॉकवाइज भी चला सकते हैं। तो इसके द्वारा हम गति दक्षिणावर्त तथा वामावर्त चला सकते हैं। अब बात करें इसके नेक्स्ट विशेषता के बारे में। तो इसकी जो मोटर का जो हमारी नियंत्रित जिसको हम मोटर को कर रहे हैं उसका जो आर्मेचर है वो परिवर्तित वोल्टता के साथ संयोजित होता है। मोटर का आर्मेचर परिवर्तित वोल्टता के साथ संयोजित होता है। परिवर्तित वोल्टता के साथ तथा जो इसकी फील्ड वाइंडिंग होती है वो स्थिर वोल्टता के साथ संयोजित होती है। फील्ड वाइंडिंग स्थिर वोल्टता से संयोजित होती है, स्थिर वोल्टता से जुड़ी होती है या संयोजित होती है। अब बात करते हैं इसके उपयोग की कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें 3 मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये विधि खर्चीली बहुत होती है, तो इस कारण इसका जो प्रयोग है ओनली प्रयोगशाला में ही किया जाता है, केवल प्रयोगशाला में। केवल प्रयोगशाला। अब बात करते हैं हम डीसी जनित्र की दक्षता अर्थात प्रोफिशिएंसी के बारे में। इसको हम इस डायग्राम से इसकी जो 3 दक्षताएं होती 3 प्रकार की, उसको तीनों प्रकार के हम इस डायग्राम से सूत्र निकाल सकते हैं। डीसी जनित्र की जो दक्षता है वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है यांत्रिक दक्षता, दूसरी वैद्युतिक दक्षता और तीसरी व्यावसायिक दक्षता। तो पहली है हमारी यांत्रिक दक्षता। यांत्रिक दक्षता को हम नीटा एम से प्रेजेंट करते हैं।
तो ये जो दक्षता है वो इन दोनों के बीच में आती है, क्योंकि यांत्रिक दक्षता अर्थात हमें यांत्रिक रूप से आउटपुट क्या मिल रहा है, तो यांत्रिक रूप से आउटपुट हमें bhp मिलता है मोटर में, क्योंकि वो हमें यांत्रिक ऊर्जा देती है। तो जो दक्षता का सूत्र होता है वो यही होता है, आउटपुट बटा इनपुट इंटू 100, आउटपुट बटा इनपुट इंटू 100। तो इसमें जो आउटपुट मिल रहा है हमारा वो bhp में मिल रहा है, तो bhp को हम आउटपुट की जगह पे रखेंगे, तथा इनपुट में हम इसे क्या दे रहे हैं, EB इंटू IA अर्थात बेक ईएमएफ और धारा का गुणनफल की पावर जो है हमारी आर्मेचर में उत्पन्न होने वाला बेक ईएमएफ और आर्मेचर की धारा का गुणनफल। तो आर्मेचर की पावर हम इसको इनपुट में दे रहे हैं, जिसको हमें या आउटपुट के रूप में bhp यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो EB इंटू IA। तो यह आ जाता है हमारा यांत्रिक दक्षता का सूत्र। अब जो दूसरी दक्षता है वो है हमारे पास वैद्युतिक दक्षता। वैद्युतिक दक्षता अर्थात इलेक्ट्रिक प्रोफिशिएंसी, तो नीटा ई से प्रदर्शित करते हैं हम इसे, और ये जो दक्षता है वो इन दोनों के बीच में आएगी, क्योंकि हम इसे वैद्युतिक दक्षता विद्युत दे रहे हैं और हमारे पास ये बेक ईएमएफ और धारा का गुणनफल अर्थात आर्मेचर की पावर उत्पन्न कर रही है, जो आगे जाके हमारे को यांत्रिक ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो रही है। तो आउटपुट में हमारे पास बेक ईएमएफ की आर्मेचर की जो पावर है वो हमारे पास आउटपुट आ रही है, जो EB इंटू IA है, अर्थात EB इंटू IA, तथा इनपुट में हम इसको वोल्टेज तथा धारा गुणनफल पावर दे रहे हैं, विद्युतीय पावर दे रहे हैं, विद्युतीय ऊर्जा दे रहे हैं। तो हमारे पास इनपुट में V इंटू आई होगा, V इंटू आई। तो यह आ जाता है हमारा वैद्युतिक दक्षता का सूत्र। अब बात करें इसमें व्यावसायिक दक्षता के बारे में, तो व्यावसायिक दक्षता, तो व्यावसायिक दक्षता को हम नीटा C से प्रदर्शित करते हैं अर्थात कमर्शियल प्रोफिशिएंसी। तो ये जो है हमारी यांत्रिक दक्षता तथा वैद्युतिक दक्षता का गुणनफल होती है, अर्थात नीटा M इंटू नीटा E का। तो यदि हम इन दोनों को गुणनफल करेंगे तो हमारे पास व्यावसायिक दक्षता आ जाएगी, तो BHP बटे EB इंटू IA इंटू EB इंटू IA बटा V इंटू आई। तो EBIA से EBIA कट जाएगा और हमारे पास आएगा BHP बटा V इंटू आई। तो या तो हम इसको ऐसे गुणनफल करके निकाल सकते हैं, ये जो व्यावसायिक दक्षता होती है वो इन दोनों के बीच में आती है। तो इसमें आउटपुट जो है वो BHP है, जो हमने आउटपुट की जगह पे रखा है, तथा इनपुट जो है हमारे पास VI है, जो हमने इनपुट की जगह पे रखा है। तो ये तीनों जो सूत्र हैं हमारे पास दक्षता के सूत्र हैं, जो हमारी यांत्रिक दक्षता, वैद्युतिक दक्षता तथा व्यावसायिक दक्षता के हैं। अब बात करते हैं हम DC मोटर की हानियों के बारे में। DC मोटर की हानियाँ, तो DC मोटर की जो हानियाँ है वो 3 प्रकार की होती है। पहला है ताम्र हानि, दूसरा है हमारे पास लौह हानि, और तीसरा है हमारे पास यांत्रिक हानि। ताम्र हानि को हम अस्थिर हानि भी कहते हैं, अस्थिर हानि, और लौह हानि को हम स्थिर हानि भी कहते हैं। तो ये जो हानियाँ हैं तीनों वो हमारे पास DC जनरेटर के समान ही होती है, DC जनरेटर के समान। तो यदि आपको इन हानियों के बारे में पढ़ना है तो आप DC जनरेटर वाला भाग पढ़ सकते हैं। वहाँ जो मैंने आपको DC जनरेटर की हानियाँ बताई है, सेम टू सेम DC मोटर की हानियाँ भी वही होती है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ आपको DC मोटर की हानियाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको DC जनरेटर वाले भाग में उसकी हानियाँ बताई है जो सेम टू सेम DC मोटर के समान ही है। तो इसमें भी 3 प्रकार की हानि होती है और DC जनरेटर में भी 3 प्रकार की हानि होती है, जो है ताम्र हानि, लौह हानि तथा यांत्रिक हानि। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर DC मोटर भी समाप्त हो गया है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।